वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज मयंक कोठारी और आज हम शुरुआत करेंगे सर सबसे पहले लेक्चर की, जो कि होगा एग्जाम ओरिएंटेड बैच का मई 2025 और नवंबर 2025 के लिए एएफएम का। ठीक है, इस लेक्चर में हम थोड़ा बेसिक्स पे ध्यान देंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले लेक्चर्स के लिए। ठीक है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला टॉपिक हम ज़रूर कवर अप करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सर आपकी वेटेज की। थोड़ा सा ध्यान देंगे, 15 चैप्टर्स है आपके पास में, ये एज पर आईसीएआई वेटेज है। आपका जो पेपर का पैटर्न होता है उसमें आपको आइडिया होगा 30 मार्क्स का जो है वो स्टार्टिंग का आपका केस स्टडी बेस्ड होता है, एमसीक्यू बेस्ड। तो आप एक चीज़ तो समझ लीजिए कि उस 30 मार्क्स में मैंने कुछ टेस्ट पेपर लिए थे तो मैंने देखा कि कुछ कुछ बच्चे नहीं आता है कोई क्वेश्चन का जवाब तो लिखते ही नहीं है, छोड़ के आ जाते हैं। निगेटिव मार्किंग है ही नहीं मेरे दोस्त, तो फिर आप उसको छोड़ के क्यों आ रहे हो? 4 ऑप्शन अगर आपको दिए हुए हैं, आपको आता नहीं भी होगा, तुक्का तो लगा के आओ। गलती से सही हुआ तो मार्क्स मिल जाएंगे। 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, हर एक एमसीक्यू 1 मार्क का होता है, ऐसा नहीं है भाई। 2 मार्क्स का भी एमसीक्यू हो सकता है, वो 3 मार्क्स का भी हो सकता है। तो आपके 2-3 मार्क्स ऐसे छूट जाएंगे अगर आप एमसीक्यूज स्किप कर दोगे। सो प्लीज़ एंश्योर कि वो 30 मार्क्स के जो एमसीक्यूज़ है उसमें आता हो नहीं आता हो, लेकिन हर एक सवाल का जवाब दे के आना है। उसके बाद 70 मार्क्स का आएगा आपका प्रैक्टिकल वाला और थ्योरी वाला पार्ट, जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और थ्योरी क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, वेटेज के पहले ना हमें पेपर पैटर्न पे थोड़ा सा बात ज़रूर करनी चाहिए, और मैं आपको एग्ज़ाम पेपर ही दिखा देता हूँ ताकि ये सब भसूड़ी ख़त्म ही हो जाए। कहाँ गया? ये रहा, ये पूरा ही पेपर है ना मेरे पास। हाँ, अब आप ध्यान देना, जैसे ये केस सिनेरियो आपको पीले कलर के इसमें आएगा जनरली। जैसे ये केस सिनेरियो 1 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के ईच, तो 10 मार्क्स का ये पूरा केस सिनेरियो हो गया। केस स्टडी दी है आपको, क्वेश्चन दिया है और ये ऑप्शंस है। मैंने तो खैर यहाँ पे मार्क कर रहे हैं इनके आंसर्स को, आपने यहाँ पे नहीं करना है, आपने अपनी शीट जो मिलेगी उसी हिसाब से। ठीक है, तो आपका ये केस सिनेरियो 1 आया। सेकंड केस सिनेरियो देखो क्या था। सेकंड केस सिनेरियो में आपके 4 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स ईच के, तो यहाँ पे भी 2-2 मार्क्स थे। थर्ड केस सिनेरियो की बात करते हैं। थर्ड केस सिनेरियो में भी 3 क्वेश्चन थे 2-2 मार्क्स ईच, तो यहाँ पे भी 2-2 मार्क्स के थे। और चौथे केस सिनेरियो में भी 3 क्वेश्चन थे 2-2 मार्क्स ईच, तो यहाँ पे भी सेम। तो हर केस स्टडी का 2 मार्क्स का आपका एमसीक्यू आया था, पर ज़रूरी नहीं है हर बार पैटर्न यही होगा। कभी कभी 1 मार्क का भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है, अगर बहुत आसान होगा तो। थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो 3 मार्क्स तक का भी पूछा जा सकता है। सो स्टे रेडी, सबकी मिला के टोटल 30 मार्क्स की रहेगी, ये तो फॉर श्योर है। ठीक है, उसके बाद सर आपका क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 जनरली कंपलसरी होता है, तो आपने किसी भी हालत में ये छोड़ना नहीं है, नहीं तो आपके 14 मार्क्स गए पूरा। मैं आपको यहाँ पे लिख के समझाता हूँ। ठीक है, 30 + 70 है ना, तो ये 30 मार्क्स तो कंपलसरी हो गया। 70 में भी आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 14 मार्क्स ईच के, पर अगर आप 14 × 6 करते हो, मुझे इतना नहीं आएगा, तो 84 मार्क्स होते हैं। पर आपको 6 नहीं, आपको इन 6 में से 2 हिस्से हैं, पहला क्वेश्चन और 2 से लेके 6 क्वेश्चन तक। पहला क्वेश्चन सर कंपलसरी है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते, 14 मार्क्स का। उसके बाद के जो 5 क्वेश्चन हैं, इसमें से कोई भी 4 आपको सॉल्व करने हैं 14 मार्क्स के, यानी 64 हो गया, नहीं सॉरी 56 हो गया। तो 2, 3, 4, 5 और 6, इनमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है सर, तो स्किप नहीं कर सकते, पहला पार्ट हो गया, एक तो आइडिया आ गया। दूसरा मैं आपको ध्यान से समझाता हूं, आप नोटिस करोगे कि हर क्वेश्चन में जो सब क्वेश्चंस होते हैं वो या तो 2 होंगे या तो 3 होंगे मोस्टली। अब इस वाले का देखो, 1 का ए है आपका, ये आया था 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल पार्ट। बी वाला भी प्रैक्टिकल था 4 मार्क्स का, तो 10 तो यहीं हो गए। पर सी आप देखोगे ये थ्योरी है 4 मार्क्स की। अब आप बताओ, आप किसी भी एंगल से थ्योरी को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये वाला क्वेश्चन तो कंफर्म करना ही है। ये 2 प्रैक्टिकल और थ्योरी, इंस्टीट्यूट थ्योरी को ऐसे इंक्लूड करेगा। अगर आपने थ्योरी पढ़ी ही नहीं तो ये कंफर्म हो जाएगा कि 4 मार्क्स तो गए। ठीक है, और एक और रियलिटी मैं आपको समझा देता हूँ। आपका जो पेपर है
100 मार्क्स का, ठीक है। 100 में से सर जनरली ये होता है हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ डिबेटेबल पॉइंट आते हैं, इंस्टीट्यूट ने गलती करी, फिर उस पर इशू बनता है। 10 मार्क्स का पेपर तो आप छोड़ के चलो कि इंस्टीट्यूट गलती करेगा, शायद आपको आएगा नहीं और वो मार्क्स भी आपको मिलेंगे नहीं, आप उस पर कुछ बोल भी नहीं सकते, ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। सो लॉजिकली देखा जाए तो 90 मार्क्स का ही पेपर है आपके लिए, और 90 में से आपको 60 प्लस लाना है, ये है सर। और अब आप मुझे बताओ कि गैप सिर्फ 30 मार्क्स का है, क्या इसमें थेरी आप स्किप कर सकते हो? थेरी नवंबर 24 में 8 मार्क्स की आई थी, लेकिन आपके अटेम्प्ट तक 16 मार्क्स आ सकते हैं। अब ये थेरी एमसीक्यूज़ में भी पूछी जा सकती है, आपकी यहाँ पे भी पूछी जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो देखो यहाँ पे 6 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, 6, 8, 4 ऐसे पूछा जाएगा। ये 8 हो गया, ठीक है, ये 6 हो गया, और मैं आपको एक हाथ क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये देखो, ये 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन। तो 6 मार्क्स, 8 मार्क्स और 4 मार्क्स मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी के अंदर रहेंगे, ठीक है। पेपर पैटर्न तो हमें समझ आ गया सर। अब बात करते हैं सिलेबस के वेटेज की। आपके 15 चैप्टर से 15 चैप्टर्स को किस तरीके से डिवाइड किया गया है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहला सेक्शन है आपका फाइनेंशियल पॉलिसी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का, ये थेरी पे है। रिस्क मैनेजमेंट और एडवांस कैपिटल बजटिंग, ये थेरी का चैप्टर, ये छोटा वाला प्रैक्टिकल चैप्टर और ये बड़ा वाला प्रैक्टिकल चैप्टर, ठीक है। 8 से 15% का मार्क्स जो है वो इसी पे डिपेंड करता है। तो पहली चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये थेरी हो गया, ये थेरी प्लस प्रैक्टिकल हो गया, और ये प्रैक्टिकल हो गया। तो अगर थेरी आई तो इन दोनों चैप्टर में से आ सकती है। थेरी के लिए ये 2 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करके रखना। प्रैक्टिकल फॉर श्योर 4 मार्क्स का इसमें से आएगा, 6 से 8 मार्क्स का थेरी इसमें से कंफर्म है, आएगा ही आएगा। कोई भी चैप्टर इंस्टीट्यूट नहीं छोड़ेगा सर। तो आप अगर ऐसा स्किप करने का सोच रहे हो तो फिर पास होना मुश्किल है। मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होगा कि आप एंड तक आते आते फॉरेक्स स्किप करने की सोचने लग जाओगे और मुझको मैसेज करके पूछोगे सर छोड़ दूँ तो चलेगा क्या? देखो, छोड़ दूँ तो चलेगा तो कभी होता ही नहीं है। आप ये लेके चल लेना कि अगर आपने ये छोड़ा तो आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। सो पहले से तैयारी ऐसी रखो कि जो बाकी लोग छोड़ के जाते हैं वो आपने सबसे ज़्यादा तैयार करके जाना है, ठीक है सर। चलो, उसके बाद जो बाकी के 3 चैप्टर्स हैं आपके, सिक्योरिटी एनालिसिस, वैल्यूएशन और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इसमें ये थेरी प्लस प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल और ये प्रैक्टिकल है। काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े बड़े चैप्टर है वैल्यूएशन और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, 20 से 30%। उसके बाद सिक्योरिटाइजेशन का जो चैप्टर है ये आपका थेरी का चैप्टर आएगा, प्योरली थेरी है, तो इसमें से 4 मार्क्स का कंफर्म पूछा जाएगा। मैं आपको तो खुद लिख के देता हूँ, 8, 10, 15 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे। ये पूरा अच्छे से करके जाओ, छोटा चैप्टर है, थेरी 4 मार्क्स की कंफर्म आएगी, ठीक है। फाइनेंशियल पॉलिसी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी करके जाओ, 4 मार्क्स की थेरी आनी ही आनी है। इसमें से नहीं आए तो थेरी इसमें से ज़रूर पूछेंगे वो, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। म्यूचुअल फंड, ये स्कोरिंग चैप्टर है, छोटा है, स्कोरिंग है, 6 से 8 मार्क्स कहीं नहीं गए, ये प्रैक्टिकल, और ये डेरिवेटिव्स भी प्रैक्टिकल चैप्टर हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि थेरी इसमें से नहीं पूछी जाती, प्रैक्टिकल चैप्टर्स में से वो थेरी पूछ सकते हैं सर। आपके पास 2-2, 3-3 महीने होते, 2-2 साल होते तो फिर हर एक की थेरी अच्छे से करनी चाहिए था। 20-25% का जो 4th आपका सेक्शन आ रहा है वो है फॉरेक्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। डेरिवेटिव्स का ही एक्सटेंडेड वर्जन है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद आएगा सर बिजनेस वैल्यूएशन और मर्जर्स एंड एक्विजिशन, ये ऑलमोस्ट सेम चैप्टर से दोनों के दोनों, 10 से 15% का वेटेज इसको दिया गया है। और लास्ट वाला है स्टार्टअप फाइनेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स की थेरी इसमें से कंफर्म आएगी स्टार्टअप फाइनेंस में से, और ये 2 से 5% का वेटेज कैरी करता है, ठीक है सर। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने ले ली कि हमारे क्या क्या चैप्टर्स है, 15 चैप्टर्स है, जिसमें से प्रैक्टिकल वाले हम इस एग्जाम ओरिएंटेड बैच में करेंगे। आई होप कुछ भी शुरू करने के पहले मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि आपके पास में ये कंपाइलर हो, बिकॉज ये वाली बैचेस पूरे कंपाइलर पे ही बेस्ड है। अगर आपके पास में 3 वॉल्यूम है कंपाइलर के और एक कॉन्सेप्ट शीट है तो उसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ मैं PDF में दे दूंगा, ठीक है। आ जाओ, अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर हमारे क्लास की। बेसिक्स देखेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसमें कुछ 5 से 6 कॉन्सेप्ट है जो कि हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद कंपाउंड अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी और परपेचुटी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, इसको छोड़े ना,
छोड़ना तो वैसे किसी को भी नहीं है। अब देखो देखो सर, सारे फॉर्मूलाज लॉजिकली देखेंगे, कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा रटनी नहीं है। सबसे पहला टॉपिक है आपका सिंपल इंटरेस्ट का। क्या समझना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, जो कि आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको काम आएगा। ये चीज़ समझो कि सर यहाँ का 100 रुपये यहाँ के 100 रुपये के बराबर नहीं है। और आप मानोगे नहीं, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैं टीचिंग के बाहर अपने बिजनेस के डिसीजंस लेता हूँ कि कोई चीज़ मुझे इंसान कितने में बेच रहा है और उसके लिए टाइम कितना दे रहा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं कोई प्लॉट ख़रीद रहा हूँ 2 करोड़ रुपए का है, ठीक है। अब वो बंदा क्या कर रहा है कि वो बोल रहा है कि भैया मैं तो 2 करोड़ 30 लाख रुपए ही लूँगा, मैं 2 करोड़ नहीं मान रहा, मैं तो 2 करोड़ रुपए देने रेडी हूँ, वो 2.30 में बेचने रेडी है। अब अगर सही में मुझे ख़रीदना ही है तो कहीं ना कहीं मुझे ऊपर उठना पड़ेगा। अब मैंने क्या करा, मैंने क्या उसको बोल दिया कि 2 करोड़ 20 लाख रुपए ले ले भाई और फाइनल कर डील। पर कंडीशन ये डाल दी कि भैया मैं पेमेंट 6 महीने में करूँगा धीरे धीरे। ऑब्वियसली मैंने 10% ऊपर में पेमेंट करा। आप देख रहे हो 2 करोड़ पे 10% एक्स्ट्रा मैंने मान गया, लेकिन मैंने 6 महीने का मुझे टाइम भी मिल गया, क्योंकि ये 2 करोड़ रुपए तो मेरे आज चले जाते अगर वो 2 पे मान जाता तो आज की वैल्यू थी वो। लेकिन 6 महीने अगर मुझे मिल रहे हैं तो आई कैन इनकैश दैट टाइम, सो दैट उस प्लॉट की 6 महीने में कुछ अप्रिशिएशन तो होगी 2 करोड़ की जगह, या जो भी वो वैल्यू होगी वो हमें एक उसके ऊपर मिल ही जाएगी। अगर किस्मत अच्छी रही, आपने बहुत अच्छी लोकेशन चूज़ करी है, तो वैल्यूएशन और ज़्यादा मिलेगा आपको। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आपको देखनी पड़ती है, कई बार ऐसा होता है। सो ये सब फैक्टर्स जो है ये रियल लाइफ में मेरे काम आते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर जो मैंने एएफएम में, यानी कि जब हमारे टाइम पे एसएफएम में मैंने सीखा था। देखो मुझे भी ये सब चीज़ें तब पता नहीं रहती थी, पर अब ये सब चीज़ें जो एसएफएम में सीखी वो रियल लाइफ में जब अप्लाई करने जाओ तो मज़ा ही अलग है। ठीक है, पैसा कमाना ना आपकी अब ज़रूरत नहीं, एक पॉइंट के बाद में हॉबी बन जाती है। और जब वो हॉबी बन जाती है ना तो आपको वो चीज़ में मज़ा आने लग जाता है। सो ये पूरा लेक्चर जो है अपना एग्ज़ाम ओरिएंटेड की जो बैच है, ये ज़रूर देखना। उसी एंगल से हम बातें करेंगे कि आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी कि आपको मज़ा आने लगेगा। ठीक है, आगे देखो। 100 रुपये आज के कल के 100 रुपये के तो बराबर नहीं है, ये 0 पॉइंट है और ये 1 साल के बाद की फिगर है। सीधी सी बात है, अगर 1 साल के बाद की फिगर है तो वो कितनी होनी चाहिए? एक नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने कंसिडर करनी चाहिए। यही 100 रुपये में आज अगर बैंक में इन्वेस्टमेंट करता हूँ साल भर के लिए और 7% का मुझे अगर इंटरेस्ट मिलता है तो मैं इस पर 7% इंटरेस्ट यानी कि 7 रुपीज़ एक्स्ट्रा कमा लूँगा। प्रिंसिपल तो मेरा 100 रुपीज़ था ही। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब यही हो गया कि साल भर में आपको मिलने वाला सिंपल तरीके से कैलकुलेट किया गया इंटरेस्ट। तो आप वो 7 रुपये कैसे कैलकुलेट करोगे सर? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 100 पे आपने साल भर का रेट लगाया 1 साल के लिए सिर्फ, तो वो हो गया आपका 7 रुपये। यही चीज़ अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, 2 3 4 और 5, तो क्या होगा? 100 रुपये। ठीक है, तो आपको हर साल 7-7 रुपये मिलते जाएंगे। तो आप 5 साल में आपका इंटरेस्ट का अमाउंट टोटल कितना हो गया बिना किसी और कैलकुलेशन के? बहुत सिंपल सर, 100 रुपये इंटू 7% साल भर का है और हमारे साल कितने हैं? 5। तो आप क्या कैलकुलेशन करोगे? 7 इंटू 5 यानी कि 35 रुपीज़ का आपका टोटल सिंपल इंटरेस्ट बनता है। इसी से हम एक काम करेंगे, हमारा फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू जो आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उस पर लगने वाला है इंटू टाइम बोलो एन बोलो, कि कितने साल के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो प्रिंसिपल यानी कि P 100 रुपये, 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था तो 7% उस पर लगा दिया। 5 साल है तो 5, 1 साल है तो 1। ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला रेडी हो गया सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ देखने लायक नहीं है। धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। अब यहाँ आएगा मज़ा। कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, अब कंपाउंड अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड अमाउंट का मतलब है कि सर प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट मिला के मेरा आखिरी में पैसा कितना आ रहा है। सिंपल। अब थोड़ा सा ऐसा हम डिस्कस करते हैं कि ये है साल भर,
यहाँ अगर आपने 100 रुपये डाले, 10% का रेट रहा, तो आपको कितने मिलेंगे साल के अंत में? आपको एक तो इंटरेस्ट मिलेगा 10 रुपये का, और प्रिंसिपल आपका जो था वो 100 रुपये का। तो आपकी कंपाउंड अमाउंट कितनी हो गई? 110 रुपये। कैसे फॉर्मूला बनाओगे इसका? सर कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू 100 रुपये प्लस 10 रुपये, यही हुआ था ना। अब 100 रुपये यानी कि प्रिंसिपल, 10 रुपये कैसे कैलकुलेट करा? ये ऊपर वाला फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे P इंटू आर इंटू टाइम। ठीक है, अब आप P कॉमन निकाल लो। P कॉमन निकाल लोगे तो अब ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? 1 प्लस आर इंटू टी। सिंपल। आर इंटू टी क्यों करा सर? क्योंकि उतने साल का था। आप ध्यान देना, यहाँ पे 5 साल थे इसलिए हमने टी से मल्टीप्लाई करा, पर अगर एक ही साल रहता तो टी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आंसर में 1 ही आना है। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम इसको 1 हटा देते हैं यहाँ से, सॉरी टी हटा देते हैं। तो आपका बेसिक फार्मूला बन गया ये P इंटू आर। क्योंकि ये एक ही साल का है तो टी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। ये हो गया सर आपका सिंपल एनुअल कंपाउंडिंग का फॉर्मूला 1 साल के लिए। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एनुअल। अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा सेमी एनुअल कंपाउंडिंग करते हैं। ठीक है, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग में फिर से हमने टाइमलाइन ले ली, यहाँ लिख दिया। सेमी एनुअल मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका वो तो 10% कायम रहेगा, लेकिन अब ये एक साथ 1 साल के एंड में मिलने की बजाय आधे आधे साल में मिलेगा, तो आधा आधा मिलेगा इंटरेस्ट। ठीक है सर, आपने 100 रुपये यहाँ डाले, पहले 5% मिलेगा, फिर 5% मिलेगा, पर होगी ये कंपाउंडिंग, यानी कि आपके हाथ में वो पैसा नहीं आएगा, वो पैसा और री इन्वेस्ट होगा। कैसे? ध्यान देना सर, आपको पहले 6 महीनों के लिए क्या कहते हैं 1.05 के हिसाब से आपके जो पैसे हो जाएंगे वो हो जाएंगे 105 रुपये। हम ये 1.05 क्यों कर रहे हैं? 5% यहाँ लग रहा है, 5% यहाँ लग रहा है। जब हमें प्रिंसिपल अमाउंट को आगे लेके जाना होता है तब हम 1 लगाते हैं उसके आगे। मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद आगे बढ़ूँगा। ध्यान देना, 100 रुपये पे मैं सिर्फ 5% लगाऊँ तो आंसर 5 आता है। ऐसा कर लेते हैं, 100 रुपये पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाऊंगा तो 100 पे मैंने 5% लगाया तो आंसर क्या आया? 5 रुपये। पर 100 रुपये में मैं 1 प्लस आर लगा देता हूँ, तो यानी कि 100 पे 1.05 लगाता हूँ तो आंसर क्या आया? 105 रुपये। आखिरी की 2 वैल्यूज़ में आप अगर अंतर देखोगे तो अंतर है सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट का, जो कि हम आगे लेके जा रहे हैं। तो 1 जो है यहाँ पे इंश्योर करता है कि प्रिंसिपल वैल्यू भी आगे चले। ठीक है, अब मैं ये हटा देता हूँ, ये यहाँ लिख लेता है। ठीक है, तो ये 105 हो गया। ये हो गया आपकी 105 की वैल्यू पहले 6 महीने के एंड में, फिर वापस से उस पर 1.05 मिलेगा। तो अब यहाँ पे मैजिक शुरू होता है। मैजिक ये है सर कि सेकंड टाइम जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपको सिर्फ आपके प्रिंसिपल पे नहीं, बट दूसरी बार के इंटरेस्ट, पहली बार वाले इंटरेस्ट पे भी मिल रहा है। तो ये जो 5% है ये इस पे भी लगेगा और ये इस पे भी लगेगा, इसीलिए इसको बोलते कंपाउंडिंग हो रही है। आपका पुराना प्रॉफिट भी जो है वो भी बढ़ रहा है। तो आपका आंसर आ जाएगा अब 110 रुपये 25 पैसे। कैलकुलेट करके देखना। अब आप देखना कि डिफरेंस क्या आया एनुअल कंपाउंडिंग और सेमी एनुअल कंपाउंडिंग में। आपने इन्वेस्टमेंट एक ही साल के लिए रखा था, पहले भी और अभी भी, लेकिन वहाँ कंपाउंडिंग सिर्फ एक ही बार हो रही थी साल में, यहाँ कंपाउंडिंग 2 बार हो रही है साल में, और उस वजह से आपने 25 पैसे ज़्यादा कमाए। वहाँ 110 रुपये, यहाँ 110 रुपये 25 पैसे, 25 पैसे। ठीक है, तो कंपाउंडिंग जितनी ज़्यादा होगी, पैसा आपका वेल्थ जो है वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा। सीए बनने के बाद में भी आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। सर बहुत सिंपल है, हमने कंपाउंड अमाउंट जो निकाली वो कैसे निकाली? प्रिंसिपल, या फिर ऐसे ले लेता हूँ, 100 रुपये पे मैंने 2 बार 5% लगाया,
यानी कि मैं इसको ऐसा लिख लूँ 100 इंटू 1.05 का स्क्वायर, ठीक है सर। यानी कि ये हो गया प्रिंसिपल। और 1.05 कैसे आया? 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट साल भर का जो था डिवाइडेड बाय साल भर में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही थी। n इज द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर, डिवाइड टू द पावर 2 लिखना है, n t। अब n और t क्या है? n यानी कि एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है, और t यानी कि टाइम पीरियड, साल भर ही है हमारे पास। तो यहां अगर 2 साल होते तो 2 लिखते, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। आप देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% डिवाइडेड बाय कंपाउंडिंग साल में 2 बार हो रही है, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 5% आ गया, ठीक है सर। तो आपका ये आंसर बन गया। अब एक और चीज, हम क्वार्टरली कंपाउंडिंग करते हैं। चलो एक काम करते हैं, क्वार्टरली कंपाउंडिंग में क्या होगा, साल में 4 बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 1 2 3 4। तो सर क्या इसका मतलब है 4 बार मेरा पैसा ग्रो करेगा? यस, बिल्कुल ग्रो करेगा। हर पिछले इंटरेस्ट पे अगला इंटरेस्ट भी और मिलेगा। यानी कि आपने नोटिस करा होगा ये जो 5% है, मैंने बोला इस पे और इस पे दोनों पे लगता है, वैसे ही होगा यहाँ पे भी। तो अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला से कैलकुलेट करके देखते हैं। हमारा फॉर्मूला था सर कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय n टू द पावर nt। अब आप इसमें रख के देखो, प्रिंसिपल है 100 रुपये का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10% का, और इस बार कंपाउंडिंग साल में क्वार्टरली है, यानी कि साल में 4 क्वार्टर आते हैं, तो 4 बार हो रही है, 4 बार, और साल एक ही है हमारा टोटल, ठीक है। तो अब अगर आप इसको देखोगे तो आपको ये इस तरीके से दिखेगा, 1.025 टू द पावर 4। टू द पावर 4 क्या दर्शाता है कि आपका ये जो 100 रुपये है उस पे आपको 4 बार इंटरेस्ट मिल रहा है सर। बार बार आपका पैसा जो है वो बढ़ते जाएगा, पुराने इंटरेस्ट पे भी आपको अगला इंटरेस्ट मिलते जाएगा। और कैलकुलेट करके देखो कितना आंसर आता है, 1.025 इंटू 2 3 4, ये आपका आंसर आएगा 110.38। आपने नोटिस करना चाहिए यहाँ पे आपका पहले जो आया था वो 110.35 था, सॉरी 25 था, और उसके पहले जो आया था वो था सिर्फ 110। सो कंपाउंडिंग पहले एक बार थी, 2 बार हुई, फिर 3 4 बार हो गई, है ना। और पैसा भी देखो, पहले 110 था, फिर 110.25 था, अब 110.38 हो गया। कंपाउंडिंग जितनी बढ़ती जाएगी आपका पैसा उतना बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया क्वार्टरली कंपाउंडिंग। अब क्वार्टरली के बाद आप मंथली कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं, जिसमें 12 मंथ लेने पड़ते हैं। डेली कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं। इसके ऊपर आता है आपका कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। मंथली का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। मंथली का फॉर्मूला विल बी कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू, या मैं सीधा सीधा लिखता हूँ 100 रुपये मल्टीप्लाइड बाय, मंथली लेना है यानी कि साल भर का जो रेट है उसको सबसे पहले 1 महीने के रेट में कन्वर्ट करो, 12 महीने होते हैं, टू द पावर 12 इंटू साल तो एक ही है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। वन 1.0083 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो आपका आंसर आ रहा है वो होगा 110.47। सो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि वहाँ यहाँ पे और पैसा बढ़ गया। अब इसके बाद मैं आखिरी वाला लेता हूँ, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में क्या होता है, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग होती रहनी है, कंटिन्यूस या डेली बोलो या फिर आप बोलो कि कंटिन्यूसली होती रहनी है। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड है जो हमें यूज़ करना है, वो सिंपल आपका फॉर्मूला बना देगा, कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। अब आप क्या रख रहे थे, प्रिंसिपल के बाद ये जो पूरा कैलकुलेशन है ना 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय एन टू द पावर एन टी, आप उसकी जगह सिंपल रखोगे ई टू द पावर आर टी। ई क्या है सर, ये कंटिन्यूस कंपाउंडिंग रेट ऑफ रिटर्न है। ई की साइंटिफिक वैल्यू है 2.71828। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे,
ई की आप गूगल पे सर्च करके देखना 2.71828, ये अपना अलग ही एक अजूबा है मैथमेटिक्स की दुनिया में। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो इसको, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग अगर आपको करनी है तो। सो हम यहाँ पे 100 रुपये रखेंगे इंटू 2.71828, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का, टाइम 1 ही साल का है आपका, कहानी ख़त्म। ये कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं सर, ये भी मैं बताता हूँ। कैलकुलेटर पे रखेंगे 2.71828, इसके बाद 12 बार आप स्क्वायर रूट का बटन दबाएंगे, फिर -1, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे जो भी पावर में है, हमारे पावर में 0.10 है, और फिर +1 और फिर इंटू इक्वल टू आप प्रेस करेंगे 12 बार। ध्यान देना, मैं आपको कैलकुलेटर पे यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर दिख रहा है अब आपको 2.71828, इसके बाद 12 बार स्क्वायर रूट दबाएंगे, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर आप -1 दबाओगे, फिर मल्टीप्लाइड बाय जो भी पावर में है वो दबाओगे 0.10, +1 दबाओगे और उसके बाद इंटू इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका आंसर आ गया 1.1052। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा 100 इंटू 1.10, दिस इज द मैक्सिमम दैट यू कुड हैव अर्नड इन अ ईयर। सो 110 रुपये 52 पैसे, यानी 52 पैसा। दैट्स इट। सो यू कैन क्लियरली सी कि आपका पैसा किस तरीके से ग्रो हो रहा है, जितनी बार आपकी कंपाउंडिंग बढ़ती जाएगी उसके हिसाब से। अब मैं इन सब चीज़ों को समराइज़ करता हूं ताकि अगला वाला कॉन्सेप्ट भी जो है वो हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, देखो, तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। इसको समराइज़ करते करते तीसरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट खत्म, कंपाउंड अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले ये हटा देता हूँ। क्या होता है सर? तो जो अभी अभी आपने देखा ना, उसी में से हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है ना, ध्यान देना मेरी बात पे। मैं इसी चीज़ को समराइज़ करता हूँ, यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ध्यान देना। ठीक है, यह है थर्ड पार्ट आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का। प्रिंसिपल 100 रुपये का था पहला वाले में, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनुअल कंपाउंडिंग तो 110 रुपये हो गया था, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, 10% एनुअल कंपाउंडिंग के साथ में। सेमी एनुअल वाले में क्या हुआ था? सेमी एनुअल वाले में 110 रुपये 25 पैसे हो गया, वही 110 रुपये 38 पैसे हो गया क्वार्टरली वाले में। मंथली अगर आप कैलकुलेट करोगे वापस 12 रख के, तो वो 110.43 हो जाएगा। ठीक है, अब आप आ जाओ साइड में। ये जो साइड है ये आपका बेसिक रेट ऑफ इंटरेस्ट बताता है, जो हर साल अप्लीकेबल था, जो कि था 10% आपका पूरे टाइम पे। आप ध्यान देना, हमने हर पार्ट में 10% का ही रेट यूज़ करा है, ये तो बात मानते हो। पर कंपाउंडिंग पे डिपेंड करता है कि इफेक्टिवली, यानी वाकई में हमने कितना कमाया। ये तो आपको भी क्लियर हो गया कि भले ही हमने 4 बार 10% का रेट रखा, लेकिन हमने कमाया 10% से ज़्यादा। यहाँ कमाया 10.25%, यहाँ कमाया 10.38%, यहाँ 10.43%, है ना, कमाई बढ़ी ना। तो इफेक्टिवली यानी कि वाकई में हमने कितना कमाया, वो है 10.43। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी, ध्यान देना सर। एनुअल कंपाउंडिंग जब होती है तब आपका इफेक्टिव रेट और नॉर्मल रेट दोनों सेम होता है। पर जब आपने सेमी एनुअल कंपाउंडिंग करी तो नॉर्मल रेट तो 10% था, पर इफेक्टिव रेट था 10.25%। क्वार्टरली जब करी तब नॉर्मल तो 10 था, इफेक्टिव था 10.38, क्योंकि 110 रुपये 38 पैसे था, 38 पैसे, तो 10.38 हो गया। वैसे ही 110.43 में 10.43% हमने इफेक्टिवली कमाया। सो समराइज अगर हम करें तो कंपाउंडिंग एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टरली, मंथली का नॉर्मल रेट तो 10% है, पर इफेक्टिव रेट ये है। यानी कि कहने को तो पेपर पे 10% है, पर वाकई में जो आप कमा रहे हो वो थोड़ा ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा कंपाउंडिंग उतना ज़्यादा इफेक्टिव रेट। नाउ सवाल ये उठता है कि ये इफेक्टिव रेट निकाला कैसे गया।
बहुत सिंपल सर, जो अभी अभी आपने करा उसी में से निकाला गया। ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो आपका P इन ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय n टू द पावर nt, इसमें से P हटा दो और ये जो पार्ट बचता है ना सिर्फ 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय n टू द पावर nt, ये है आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला। पहले इससे निकाल लो, आंसर आएगा 1.1025। इसमें से ये 1 माइनस कर देना, क्योंकि हमें सिर्फ रेट निकालना है, प्रिंसिपल नहीं। 1 तो क्या इंश्योर करता है, प्रिंसिपल भी आगे लेके जा रहे हो, तो प्रिंसिपल आप माइनस कर दो, यानी कि 1 माइनस कर देना। सो आपका फॉर्मूला इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या बन जाएगा, ध्यान देना। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनता है 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय n टू द पावर n माइनस 1। देख रहे हो? सो वही चीज़ आप उठाओगे तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। समझा क्या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय n टू द पावर n माइनस 1। ये जो माइनस 1 कर रहे हो ये वाला पार्ट है, पहले रख रहे हो क्योंकि कैलकुलेट करना है, और फिर हटा दे रहे हो क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा काम आएगी अलग अलग चैप्टर्स में, ठीक है। सो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको समझ गया कि वाकई में आप कितना कमा रहे हो। अब थोड़े और सिंपल कॉन्सेप्ट पे जो अपने अगले चैप्टर के लिए काम आने वाला है। हम सबसे पहला चैप्टर जो लेंगे वो होगा एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग का, ठीक है ना। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो काम आएगी वो है आपकी प्रेजेंट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट। अब प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू समझ लो, आपने इंटर पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ज़रूर पढ़ा होगा। अभी अभी हमने देखा कि सर आज अगर 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं 10% के रेट से तो 110 रुपये आपके हो जाएंगे। ये जो कल की वैल्यू है इसी को फ्यूचर वैल्यू कहा जाता है, आज की जो वैल्यू है उसी को प्रेजेंट वैल्यू कहा जाता है। ये तो बहुत क्लियर है। अब इसी से प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बना लो, फिर वापस नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। सो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, पहले मैं बात फ्यूचर वैल्यू की कर लेता हूँ, क्योंकि कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला ही आपका फ्यूचर वैल्यू है। ये रहा कंपाउंड अमाउंट। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस आर, यानी मैं बोल सकता हूँ कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इन ब्रैकेट 1 प्लस आर, ठीक है ना। आ जाओ इधर में, ये रहा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इन ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय n टू द पावर nt। ये जो डिवाइडेड बाय n टू द पावर nt करते हैं ना, ये इन केस जब कंपाउंडिंग होती है तब काम आता है, अदरवाइज आप सिर्फ 1 प्लस आर रखो उतने ही टाइम का, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में तो क्या, अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग से मैं आपको समझाता हूँ। एक पेज हम बीच में ऐड कर लेंगे, ध्यान देना। ₹100 110 यहाँ हो जाता है। ये हमने बोला फ्यूचर वैल्यू, ये हमने बोला प्रेजेंट वैल्यू, ये 1 प्लस आर हो गया। ये 1 प्लस आर बढ़िया कमाल की चीज़ है सर, ध्यान देना। यही आपकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बनेगा, यही आपका डिस्काउंट फ्यूचर वैल्यू फैक्टर बनेगा। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू, या फिर हम शुरुआत ऐसे करते हैं, कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस आर, ठीक है। इसी को बोलेंगे कंपाउंड अमाउंट क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू, प्रिंसिपल क्या है आपकी प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, इसी को बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। टू द पावर t जरूर कर देना। इसी 1 प्लस आर टू द पावर t को बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, ठीक है। अब इसी से हम प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला निकालते हैं, थोड़ा ध्यान देना। फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय फ्यूचर वैल्यू फैक्टर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू हो गया। हम इसको और अलग से लिखेंगे, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 डिवाइडेड बाय फ्यूचर वैल्यू फैक्टर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, हमने साइड में कर दिया। इसी को लिख सकते हैं फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। बिल्कुल, आप ध्यान देना सर, मैं बीच में से लिख देता हूँ। 110 रुपये इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.1 करोगे तो एग्जैक्ट 100 रुपये आएगा। तो ये जो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर है ना, ये बहुत बढ़िया सी चीज़ है सर, आपकी कैपिटल बजटिंग में ये बहुत काम आने वाला है आपको।
इसी को कहा जाता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, कि किसी भी फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, ध्यान देना। तो इसी को लिखेंगे 110 इंटू 0.909 इज इक्वल टू 100। ये 0.909 कहाँ से आया सर? ये 0.909 ही आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है पहले साल का, या एक साल के लिए अगर डिस्काउंटिंग करना है। किसी भी कैश फ्लो को एक साल से पीछे खींचना है तो ये 0.909 से मल्टीप्लाई करो या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो यहाँ आई आपको। आगे और हम सीखेंगे। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक काम करते हैं, ये है 120 रुपये, साल भर का रेट है 10%। अब आप इसको 2 साल से पीछे खींच के दिखाओ, एक साल से नहीं। पहले तो एक साल से खींचोगे तो 1.1 से डिवाइड कर दो या 0.909 से मल्टीप्लाई कर दो। ये चीज़ समझना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। सिंपल। सो प्रेजेंट वैल्यू, हाँ, इसी को लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। ये चीज़ समझ गए, रिवर्स। तो अब मैं क्या करूँगा, 10% से मुझे तो 120 को नीचे खींचना है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर टी, क्योंकि 2 साल से खींचना है तो टू द पावर क्या आएगा, 2। 120 डिवाइडेड बाय 1.1 टू द पावर 2। ये टू द पावर 2 का मतलब क्या है, 1.1 इंटू इक्वल टू करोगे ना तो यह आएगा 120 डिवाइडेड बाय 1.21। आप 2 साल के अलग अलग फैक्टर भी निकाल के आप यूज़ कर सकते हो। ध्यान देना, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू 0.909। जैसे इक्वल्स टू दबाओगे फिर वापस इक्वल्स टू दबाओगे तो ये सेकंड ईयर का फैक्टर आ जाएगा। और ये और कुछ नहीं, 1.21 का इन्वर्स है 0.826। थोड़ा टाइम लगेगा ये चीज़ समझने में, बट ईजी। कितना ईजी, 1.2 को 1.21 कैलकुलेटर पे रखो और डिवाइडेड बाय इक्वल टू दबा दो। करके तो देखो एक बार कैलकुलेटर पे, 1.21 रखो कैलकुलेटर पे और डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू दबाओ तो उसका इन्वर्स फिगर आता है। कोई भी वैल्यू को, ध्यान देना सर, कोई भी वैल्यू को इन्वर्स करना है, 120 को अगर 1 डिवाइडेड बाय 120 करना है तो डिवाइडेड बाय इक्वल टू दबा दो, 120 डिवाइडेड बाय इक्वल टू 0.0083 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो आपको ध्यान देना, 2-3 चीज़ें बताता हूँ यहाँ पे। आप 120 को अगर 0 पॉइंट पे लाना चाहते हैं तो सबसे पहले मतलब निकलता है उसे 2 साल से डिस्काउंटिंग करना चाहते हैं, 2 साल से पीछे खींचना चाहते हैं। तो आप 1.21 से डिवाइड करो उसको, क्योंकि ये 2 साल का रेट है, आगे बढ़ाने का है तो मल्टीप्लाई करते। पीछे खींचना होगा तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, या तो 0.826 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि ये भी सेम ही अमाउंट देता है आपको। ठीक है, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? कुछ नहीं, इसमें सिर्फ आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ध्यान देना। और ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर टी करके, है ना? ऐसा 2 साल का निकालना है। हाँ, 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1 करोगे एक बार तो ये पहले साल का निकलेगा, 2 बार करोगे तो ये दूसरे साल का निकलेगा, 3 बार करोगे तो तीसरे साल का भी आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है सर, काफ़ी कुछ हमें समझ में आ गया यहाँ पे। तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू भी हमारा कॉन्सेप्ट हो गया ख़त्म। अब हम एक समराइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक साथ इतना दिमाग में जाएगा नहीं। सिंपल इंटरेस्ट का क्या था फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। हमने सीखा था, रटा नहीं था। कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या था कि आज कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्या रेट पे कर रहे हैं, 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय एन टू द पावर एन टी, क्योंकि ये एन डिसाइड करता है कि कंपाउंडिंग कितनी बार हो रही है। 1 जो हमने बीच में डाला वो प्रिंसिपल को आगे लेके जाता है। उसी फॉर्मूले को अगर वापस यहाँ लिखोगे 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय एन टू द पावर एन टी और 1 माइनस कर दोगे तो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। आपको अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो फ्यूचर वैल्यू जो भी होगी उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर टी, जितने भी साल का होगा। अब बात करते हैं सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी और परपेचुटी के।
आ जाओ, 5वां कॉन्सेप्ट देखेंगे सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी वाला। तो इसमें कुछ डिटेल्स है जो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले मान के चलिए कि हर साल आपके पास 100 रुपये आने वाले हैं। 100 रुपये 100 रुपये, ये देखो हर साल। कितने साल तक सर? 5 सालों तक आपके पास 100 रुपये आएंगे। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन लेते हैं। ये सब छोड़ो यहाँ पे, और सबसे पहले तो ये देखो कि अगर आपके पास हर साल 100 रुपये आएंगे तो आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका आपने अभी अभी सीखा, और उसी तरीके से हम अगर जाए तो ध्यान देना क्या होगा। आप पहले साल के जो 100 रुपये है एंड के, उसको डिस्काउंट करके यहाँ लाना चाहते हो तो पहले साल का या एक साल का फैक्टर आप यूज़ करोगे, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय 1.10, क्योंकि 10% का रेट है तो वो आ गया 0.909। आपने 100 को 0.909 से मल्टीप्लाई करा, आपका आंसर आया 90.90। फिर दूसरे साल का जो 100 रुपये था उसको आपको पहले तो एक साल से खींचना है, फिर और एक साल से खींचना है पीछे। अगर आप एक साल से 2 बार खींचना चाहते हैं तो 0.909 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसे निकालो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर इक्वल्स टू। जब दूसरी बार इक्वल्स टू दबाओगे तो अपने आप ये दूसरे साल का फैक्टर आपके सामने आ जाएगा 0.826। 0.909 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 0.909 से तो 0.826 ही आता है। तो 2-3 तरीके हैं, आपको जो अपनाना है अपना सकते हो। ठीक है, तो ये 0.826 क्या दर्शाता है कि 2 साल का डिस्काउंटिंग का रेट कितना है। तो 100 को जब 0.826 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो पहले एक साल पीछे और फिर एक साल पीछे, यानी 2 साल पीछे आ जाएगा 82.6 पे। फिर तीसरे साल के 100 रुपये को अगर आपको डिस्काउंट करके 3 साल पीछे लेके आना है, क्योंकि ये तो फ्यूचर वैल्यू है, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो आप तीसरे साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, जो कि आएगा 0.751। आपका हर साल का जो फैक्टर है वो कुछ इस तरीके से निकाला जा सकता है, 1 डिवाइडेड बाय 1.1। पहली बार इक्वल्स टू दबाओगे तो 0.909 आएगा, दूसरी बार दबाओगे तो 0.826 आएगा, तीसरी बार दबाओगे तो 0.751 आएगा, चौथी बार दबाओगे तो 0.683 आएगा, और 5वीं बार दबाओगे तो 0.621 आएगा। जब 5वीं बार 0.621 आया, इसका मतलब किसी भी कैलकुलेशन को, ध्यान देना सर मेरी बात में, किसी भी फिगर को 0.621 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है उस फिगर को 5 साल से पीछे लेके जाना। 5वें साल से नहीं, 5 साल से। बहुत डिफरेंस है, आगे मैं समझाऊंगा, आएगा अपने को। ठीक है, तो अब आप अगर ऐसे करते हो, हर 100 रुपये को अपने अपने फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये 5 प्रेजेंट वैल्यूज़ आपके पास आ जाती है। उन पांचों को टोटल कर लो तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 379। और पर्पज़ ही अपना ये था कि अगले 5 साल में जो 100 रुपये मुझे मिल रहा है उसकी आज की वैल्यू कितनी टोटल, तो उसकी आज की वैल्यू है 379, पांचों की मिला के। पर इस सवाल को, इस पॉइंट को हम इजी बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, हर साल मिलने वाली कैश फ्लो सेम है। तो आप नोटिस करना, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, देखना। 2 रुपये को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आता है, 3 रुपये को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, और 4 रुपये को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा। अब इन सब की टोटल अगर आप करोगे तो वो 36 आती है। पर क्योंकि 4 4 4 कॉमन है, तो ये बार बार लिखने की बजाय एक ही बार लिखो। और अब आप एक काम करो, जो वेरिएबल थे ना आपके, इसकी टोटल लो सिर्फ। 2 और 3 कितना होता है? 5। 5 और 4 कितना होता है सर? 5 और 4 हो गया 9। तो उस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की टोटल को एक ही बार के 4 से, जो कॉमन है, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर सेम आता है। सो आप मुझे बताओ, क्या आपको एग्जाम में ये करना ज़्यादा फायदेमंद है या ये करना ज़्यादा फायदेमंद है? टाइम तो बचाना पड़ेगा। 9 × 4 इज ऑल्सो 36। तो वही चीज़ यहाँ पे करनी है। हमें जब पता चल गया कि 100 रुपये कॉमन है 5 साल तक, तो ये जो कॉमन वैल्यू है उसे कहा जाता है एन्युटी, एनुअल फिगर, जो हर बार सेम होती है। तो एक ही बार यूज़ करो और आप इन 5 साल के फैक्टर की टोटल ले लो, जिसे कहा जाएगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर।
जब एक फिगर को लोगे, इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कहा गया, इसको भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये भी और ये भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, पर पांचों की टोटल को कहा जाएगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ठीक है, तो आप पांचों की टोटल करो और 100 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप पांचों की टोटल करोगे कैलकुलेटर पे इजीली हो जाती है वो टोटल, तो वो आएगी 3.791। आप 100 को 3.791 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर 379। आप देखो, आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, ये करना ज़्यादा टाइम टेकिंग है और ये करना कम, अल्टीमेटली मैटर करता है आंसर, वो आ गया सेम 379। तो कभी भी आगे क्वेश्चन आए तो आपने सॉल्व करता बनना चाहिए कि एन्युटी जहां आ रही है, जहां पे भी आपको दिख गया कि सर सेम फिगर से जिसको डिस्काउंट करके लेके आना है, तो उसे हम नाम दे देंगे एन्युटी का, और उतने सालों के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स की टोटल करके हम आंसर निकाल लेंगे। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज नथिंग बट एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ये जो मैंने लिखा है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% से 5 साल का, बस जितना परसेंट से जितने साल का चाहिए वो निकाल लो और आ जाएगा। अब 3.791 कैलकुलेटर पे कैसे निकालना है, जिनके पास जीटी है वो तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.10 करोगे आप 5वें साल तक, और 5 और फिर जीटी दबा दोगे तो ये पांचों की टोटल होके आ जाएगी आपकी। और अगर जिनके पास जीटी का कैलकुलेटर नहीं है, उन्हें हर बार इक्वल्स टू दबाने के बाद उस फिगर को मेमोरी में डालना पड़ेगा। तो M+M+M+ दबाने से मेमोरी में वो फिगर ऐड होती जाती है। 5 बार की फिगर 5 बार मेमोरी में डालने के बाद जब आप मेमोरी रिकॉल का बटन दबाओगे MRC, तो आपकी 3.791 आएगी। तो जिस तरह का कैलकुलेटर है आपके पास में उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये समझा आपको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी निकालना है। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज़ बताओ 1 2 3 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये। ठीक है, फिर मैं ले लेता हूँ, यह आपको आने वाले चैप्टर्स में काफ़ी काम आएगा। 120 रुपये 120 रुपये और 120 रुपये। अब आपको ऐसा दिया हुआ है, आप बताओ इन सब की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे। एक एक करके निकालोगे तो टाइम लगेगा। तो इसका एक तरीका जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का, वो है सर 100 रुपये को प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर जो है 10% से 1 से 3 साल का ले लो, प्लस बाकी का जो 120 रुपये है इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% से, ध्यान देना, चौथे और 5वें और 6वें साल का ले लेना। तो आपको सिर्फ मेमोरी में चौथा 5वां और 6वां साल ही ऐड करना है, 4 5 6, और MRC दबा दो। तब तक आप M+ दबाओ ही मत कैलकुलेटर पे। ठीक है, ये आ गया समझ में आपको कॉन्सेप्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कहते हैं इसको। जहाँ पे कोई फिगर आपको सेम नज़र आ रही है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका। अब लास्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं सर परपेचुइटी का, थोड़ा सा ध्यान देना। अभी मैंने आपको क्या बताया, ये 5th वाला कॉन्सेप्ट है, वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। ठीक है, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया मैं उसी से आगे चलता हूँ। मैंने बोला कि अगले 5 साल में अगर आपको हर साल 100 रुपये मिलेंगे तो उसकी आज की वैल्यू हो गई 379। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आपको हर साल 100 रुपये मिलेंगे लाइफ टाइम तक। अब ये जो 5 साल की लिमिट है ये हटा दो और आपको मिलते ही जाएंगे, मिलते ही जाएंगे, मिलते ही जाएंगे, मिलते ही जाएंगे। सिंपल। ठीक है, तो आज की वैल्यू कैसे? अब आप बोलोगे सर कैसे निकालेगी, क्योंकि एन्युटी तो है 100 रुपये की, पर यहाँ पे हम क्या रखें, क्योंकि आपने ये साल तो हटा दिए। अब एन्युटी फैक्टर कैसे निकालेंगे? अब इसका जवाब ध्यान देना कैसे। और ये टाइम ख़त्म नहीं होता। परपेचुइटी का मतलब ही है लाइफ लॉन्ग चलते रहना है। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। आज अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हो 10% के रेट से, तो आप मुझे बताओ, आपने 1000 रुपये अपने बैंक को दे दिए, 1000 रुपये अपने बैंक को दे दिए और बैंक आपको 10% इंटरेस्ट दे रहा है, तो आपको अगले साल कितना मिलेगा? 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये। अब मेरा ये सवाल है, बैंक ने आपको कब तक इंटरेस्ट देना चाहिए? सर बैंक तो आपको तब तक इंटरेस्ट देना चाहिए जब तक आपका 1000 रुपये बैंक के पास पड़ा हुआ है।
और अगर 1,000 रुपये परमानेंटली पड़ा हुआ है बैंक के पास तो परमानेंट इंटरेस्ट मिलता जाएगा। तो वो कैसे निकाला, ध्यान देना। आपका जो 100 रुपये है वो एन्युटी हुआ ना। एन्युटी कैसे निकाली कि आज का जो इन्वेस्टमेंट है मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपने 1,000 पे 10% लगाया तो वो 100 आया ना, है ना। तो अब आपको करना क्या है, ये इन्वेस्टमेंट ही और कुछ नहीं, वैल्यू ऑफ परपेचुटी है, आज की वैल्यू है। हम इसको रिप्लेस कर देंगे। इसका जो मेन आंसर है मैं इधर लिख लेता हूँ। 1,000 पे 10% लगाया तब जाके 100 आया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये और कुछ नहीं, परपेचुटी की वैल्यू है। परपेचुअल जो कैश फ्लोज आपको मिलने वाली है उसकी आज की वैल्यू, यही तो हुई। 100 रुपये परपेचुअली आपको कब मिलेंगे, सवाल ये है 10% के रेट से, जब आज आप 1,000 रुपये डिपॉजिट कराओगे। तो ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। इसका फॉर्मूला आपके सामने रेडी, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सो एनुअल कैश फ्लो इज इक्वल टू परपेचुटी। आप एक काम करो, एन्युटी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आप इधर भेज दो, ठीक है। तो आपका परपेचुटी की वैल्यू मिल गई। सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, वैल्यू ऑफ परपेचुटी इज इक्वल टू एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बहुत काम आने वाला है फॉर्मूला आपको। यानी कि आपका अगर 100 रुपये हर साल परपेचुअली आ रहा है तो उसको 10% से अगर आ रहा है तो 10% से कैपिटलाइज करना बोलते हैं। ये आपकी 1,000 की वैल्यू आ जाएगी। किसी भी तरीके से निकालो, दिमाग लगना चाहिए बस। आपने सीधा तरीका लिखा, उससे फॉर्मूला बना लिया वैल्यू ऑफ परपेचुटी का। सो इन्वेस्टमेंट जो आज आप कर रहे हो वो वैल्यू ऑफ परपेचुटी है, आज की वैल्यू, ठीक है। ये समझ में आया आपको। तो इसी के साथ हमारा ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला कॉन्सेप्ट है ये होता है ख़त्म। इसमें आपने कई सारी चीज़ें सीखी, मैं आपको ऊपर में समराइज़ कर देता हूँ वापस ये दोनों फॉर्मूले। हाउ टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, इट इज़ वेरी सिंपल, नथिंग बट आपने लेना है हर साल होने वाली कैश फ्लोज एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। कैसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगे और टाइम लोगे, है ना। पर परपेचुटी के केस में क्या होता है, एनुअल कैश फ्लोज जो आपको मिलने वाली है, या रेगुलर कैश फ्लोज बोलो, क्योंकि हर बार एनुअल होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। रेगुलर कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय रेट। अब अगर कैश फ्लोज साल में एक बार है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी साल भर का होना। कैश फ्लोज 6 महीने में मिल रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 6 महीने का होना। कैश फ्लोज हर महीने है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हर महीने का होना चाहिए। ये तो बेसिक सा लॉजिक है, हो गया कि टाइमिंग जो है दोनों की मैच करनी चाहिए, है ना। चलो ठीक है। तो ये 5-6 कॉन्सेप्ट जो है ये आगे आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इसके साथ सर हमारा बेसिक्स वाला जो चैप्टर है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ख़त्म होता है। काफ़ी टाइम लिया हमने और इन सब को हम वापस इस्तेमाल करेंगे, बार बार इस्तेमाल करेंगे। अगला चैप्टर जो मैं लूँगा वो होगा एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग का। रिस्क मैनेजमेंट का अभी हम नहीं लेंगे, छोटा चैप्टर है, आगे देखेंगे, अगर हो पाया तो वो ज़रूर कवर अप करेंगे। अगला चैप्टर होगा आपका एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग का। उसमें हम कंपाइलर के कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट्स भी हम सीखेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बेसिक्स वाला चैप्टर जो है वो पसंद आया। थोड़ा मैंने फास्ट लिया, रेगुलर बैच में हम यही चीज़ें थोड़ा और डिटेल में लिख के समझाते हैं और मज़ा आता है और ज़्यादा, पर यहाँ पे मुझे टाइम को भी ध्यान में रखना है। ठीक है सर, अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा और आई होप अगर आपको ये पसंद आए तो आप उसको शेयर ज़रूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में। लेट एवरीवन गेट्स बेनिफिटेड। बाय बाय।